Hello friends, welcoming you to the class number 1 of the chapter number 6, Entrepreneurship Scenario. We are doing the paper number 3, that is EBE, Economics and the Business Environment, chapter number 6. It is a very tiny chapter, बहुत ही छोटा सा chapter है और थोड़ा general है and गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आई हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड मैनी मोर। तो वो कहते हैं कि उन सभी स्कीम्स के पीछे क्या असेंस है एंड व्हाट इज द इंटेंट दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट फेज, जो पहले 2-3 पेजेस में टॉपिक कवर अप होंगे, दैट इज what is the entrepreneurship, what is the need and what are the bottlenecks। इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर रहे, what is the cause behind them। So without wasting any further time, I would like to start with my chapter। So entrepreneurship scenario, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि what is entrepreneurship। तो कहते हैं कि entrepreneurship is the process of initiating a business venture, जिसमें एक नया बिजनेस शुरू कर रही हैं, ऑर्गेनाइजिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास सभी रिसोर्सेज जो भी चाहिए वो सारे आपके पास होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज, अज्यूमिंग द एसोसिएटेड फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, सोशल रिस्क एंड रिवॉर्ड। और आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली और सोशली इसके क्या रिस्क और क्या रिवॉर्ड हो सकते हैं, सभी एस्पेक्ट्स आपको इसके अंदर कवर अप करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। कहते हैं कि आप एक नया बिजनेस वेंचर शुरू कर रहे हैं जिसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, कुछ लोगों की जरूरत है, जगह की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, वो सब कुछ आपने अरेंज किया और आप अच्छे से समझते हैं कि फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली एंड सोशली इसके क्या रिस्क और क्या रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। अब वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए। नंबर 1, दे शुड बी ब्रेव। ठीक है, अगर आप सोचते ही रहेंगे, अगर आप डरते ही रहेंगे, अगर आप बैकफुट पे ही रहेंगे तो आप जिंदगी में ज्यादा नहीं कर सकते। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अगर आप देखेंगे तो वो बहुत एट टाइम्स रिस्की डिसीजंस भी लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि दे आर वेरी ब्रेव, इनोवेटिव, दे कम अप विद न्यू आइडिया, इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो अकेले ही अपने आप के अंदर बहुत स्ट्रांग रहते हैं, एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, कि मैंने तो ये करना ही करना है। सो हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स, तो एंटरप्रेन्योर की करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, दैट इज, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ब्रेव, इनोवेटिव, इंडिपेंडेंट एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। हमने कहा सर इंडिया के अंदर हमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्या जरूरत है। द एंटरप्रेन्योर्स आर कंसीडर्ड चेंज एजेंट्स। क्या नाम हमने इनको दिया? चेंज एजेंट्स। तो ये चेंज लेकर आते हैं जी हमारे देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो कहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। इन द सेंस एंटरप्रेन्योर्स आर द स्पार्क प्लग who transform the economic scene of the economy। तो वो कहता है कि ये क्या है, ये स्पार्क प्लग्स हैं जी जो कि चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसी भी देश की इकोनॉमी को। द डेवलप्ड कंट्रीज में वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ज्यादा होती है जी एज कंपैरेटिव टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। वन सेकेंड। यस, तो वो क्या कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वो कहता है कि जी एंटरप्रेन्योरियल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स है वो ज्यादा हैं एज कंपैरेटिव टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। Thus, the need of the entrepreneurs in India may be captured in the following points। तो हमने कहा कि इंडिया के अंदर हमें एंटरप्रेन्योर्स की क्यों जरूरत है, क्यों हम इसे और प्रमोट करना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले, एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग द आइडल सेविंग्स ऑफ द पीपल। बड़ी अच्छी बात उसने कही, कहता है लोगों के पास पैसा बेकार पड़ा रहता है, आइडल सेविंग, जो कुछ नहीं करता, घर पे उनके पास लेटर से 10 लाख 20 लाख रुपया बेकार पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि इसे वो कैपिटल फॉर्मेशन में यूज करते हैं, उस पैसे से कुछ नया काम शुरू करते हैं जिसकी वजह से वो पैसा ग्रो करता है।
पैसा प्रॉपर सर्कुलेट होना शुरू होता है। देखिए कोई भी काम शुरू करना है तो पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर आप दोबारा कमाएंगे, फिर दोबारा खर्च करेंगे, दोबारा कमाएंगे, तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा देश ग्रो करेगा। तो वो कहता है कि अगर वो एंटरप्रेन्योर ना होता तो वो पैसे यूं ही खाम बेकार पड़े रहते। अब वो कहता है कि जी वो आपने कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर यूज कर देंगे। दे क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आप किसी भी बिजनेस को देखना, छोटे से छोटे बिजनेस में ही देखना, लेट अस से एक पर्सन जो है वो बहुत छोटी शॉप के अंदर कोई रेस्टोरेंट खोल लेता है, तो उसमें भी 3-4 लोगों का स्टाफ तो रखा ही होगा ना। एक कुक होगा या 2 कुक होंगे, एक परचेज के लिए होगा, 2 उसके सर्वेंट्स होंगे जो कि कार और सर्विस करते होंगे और टेबल वगैरह क्लीन करते होंगे। तो वो कहते हैं कि जी एक छोटे से पर्सन ने एक छोटी सी दुकान लेकर जी वहां पे ऐसे ही स्ट्रीट फूड अगर ओपन कर लिया, कुछ भी एनी बिजनेस वेंचर, तो वो कहते हैं कि जी इन दैट केस ये इमीडिएट और लार्ज स्केल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। लार्ज स्केल का मतलब कि हमारे देश के बहुत सारे लोग क्या हैं जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के पास काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं, लेकिन वो कहता है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट है वो छोटे लेवल के एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू मिलती है। बाय एस्टैब्लिशिंग द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस दस दे रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जो कि मेन कॉज है, रूट कॉज है ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। They promote the balanced regional developments by establishing the small scale enterprises in the rural, remote and the less developed regions. देखिए जो कंपनीज हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो बड़े बड़े शहरों में ही रहेगी, लेकिन जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं ये एक बड़े शहर में ही काम करेंगे जरूरी नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स तो रूरल गांव और विलेजेस में भी काम कर सकते हैं, रिमोट एरिया जो बहुत दूर दराज है वहां पर भी काम कर सकते हैं, और लेस डेवलप्ड रीजन्स में भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करना, इनको लाखों लोगों को सर्विसेज नहीं देनी, इनको तो 50, 100, 200 लोगों को सर्विसेज देंगे। अब 200 लोग तो आपको एक विलेज में भी मिल जाएंगे, रिमोट एरिया में भी मिल जाएंगे और लेस डेवलप्ड रीजन्स में भी मिल जाएंगे। तो वो क्या कहता है कि ये बैलेंस्ड डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस खोलते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ये हमारी बैलेंस डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। एंड दे रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। बड़ी अच्छी बात उसने कही, कहता है कि दे रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर। सारा पैसा, आपने ना इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कि जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है, ये हम नहीं चाहते हैं हमारे देश में। तो वो क्या कहता है कि ये रिड्यूस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कि जो पैसा है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि वो स्कैटर्ड होगा जी, अलग अलग लोगों के पास जाएगा, ज्यादा लोगों के हाथ में पहुंचेगा, तभी वो सोसाइटी के लिए अच्छा है। They encourage the effective resource mobilization of the capital and the skill which might otherwise remain unutilized and applied. बड़ी अच्छी बात, वो कहता है कि ये उस पैसे को और उस पूंजी को, कैपिटल को यूज करते हैं जो शायद कभी भी यूज होती ही ना और बेकार रह जाती। So they encourage the resource mobilization. Mobilization मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना। तो they use and utilize the capital and the skill जो कि बेकार पड़ी थी या फिर अनयूटिलाइज्ड ही रह जाती। And the last but not the least, they also promote the country's export business. बड़ी अच्छी बात उसने बताई, कहता है कि ये एक्सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि हम दूसरे देशों में भेज देते हैं। आपको शायद पता हो इंडिया के अंदर जैसे हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड आइटम्स एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पार्ट हमें लेकर देती है, और जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडमेड आइटम्स हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनता है। कोई भी बड़ी कंपनी हैंडमेड नहीं बनाती, वो तो ऑटोमेटेड मशीनें लेकर आते हैं जिसके अंदर दिन रात अपने आप मशीन बनाती रहती है, लेकिन जो हैंडमेड आइटम्स हैं वो हमेशा हाउस होल्ड इंडस्ट्री के अंदर, जैसे घरेलू औरतें और घरों के अंदर बनाई जाती हैं, छोटे लेवल के ऊपर बनाई जाती हैं, बट इंडिया के एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने कहा कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये क्यों जरूरी है, एक बार दोबारा से सारे पॉइंट पढ़ते हैं।
दे प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी, जो पैसा बेकार पड़ा था तो वो कहते हैं उसको वो कैपिटल फॉर्मेट करके सर्कुलेट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं जिससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि इनको बड़े शहरों की जरूरत नहीं है, ये तो रूरल, रिमोट और लेस डेवलप्ड रीजन्स में भी अपना काम कर सकते हैं। सो इन दैट केस इट प्रमोट द बैलेंस्ड डेवलपमेंट। दे रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, जो पैसा है वो कुछ लोगों के हाथ में ना रह के बल्कि स्कैटर्ड हो जाता है। और वो कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल एंड द स्किल में भी हेल्प करते हैं जो कि अनयूटिलाइज्ड या आइडल ही रह जानी थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे प्रमोट द कंट्रीज एक्सपोर्ट बिजनेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। Moving ahead to the next topic, that is the bottlenecks in the entrepreneurial growth. हमने कहा कि सर हमारे देश के अंदर if we are promoting the entrepreneurs, why are they are not growing as much as compared to other countries? What are the bottlenecks? रुकावट कहाँ पर है, hindrance कहाँ पर है? तो सबसे पहले वो कहते हैं कि inefficient time management. The number one is inefficient time management. तो वो कहते हैं कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। पढ़ लेते हैं वेरी जनरल, और आप चाहें तो ऊपर इसके लिख सकते हैं फास्ट रीड। आपको ना ये हेडिंग्स ही बहुत ध्यान से पढ़नी है, अंदर का जो कंटेंट है वो एमसीक्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ जी आपके लिए, दैट इज फास्ट रीड। ये वाला जो टॉपिक है ये आपने थोड़ा जल्दी से पढ़ना है, जैसे आपको समझ में आ गया तो यू कैन मूव अहेड। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स थिंक ऑन द इनफिनाइट टाइम स्केल। तो वो कहता है कि इनफिनाइट, सबको ऐसा लगता है कि टाइम तो बहुत है जी हमारे पास, हाँ हम तो फॉर एवर जीने वाले हैं। तो वो कहता है कि एज दे हैव द प्लेंटी ऑफ द टाइम टू अचीव देयर गोल्स, जबकि किसी के पास भी इनफिनाइट टाइम नहीं है, सबके पास लिमिटेड टाइम एंड वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, येट most entrepreneurial leaders do not use it effectively. It is very important to analyze the business flow matrix and identify the time wasting process. तो वो कहते हैं कि आपको अपना business flow matrix को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पर आपका टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट होता है। Comparing the performance with the industrial standards, बड़ी अच्छी बात उसने कही, कहता है आपकी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स बने होंगे कि इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे नंबर 1 पे है वो ये काम कितनी देर में करता है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स जो है जी, दे आर वेरी पॉपुलर फॉर देयर क्विक सर्विस, ठीक है। अगर आप रेडी पे भी, ठीक है, अगर आप रोड साइड स्ट्रीट फूड पे भी बर्गर लेने जाते हैं तो दैट पर्सन माइट टेक 5 to 10 or 15 minutes टू गेट योर द ऑर्डर। लेकिन मैकडोनल्ड्स ने हमेशा ये कहा कि जी हमारा वेटिंग पीरियड बिल्कुल कम होना चाहिए, एंड वहां पर जब आप जाते हैं विद इन 1 minute or 2 minutes आपका जो भी ऑर्डर होता है वो आपको सर्व किया जाता है, विच इज रियली वेरी अप्रिशिएबल। तो वो कहता है कि जी आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखिए कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर वही काम कौन सबसे ज्यादा जल्दी कर रहा है, और उससे फिर अपने आप को कंपेयर कीजिए कि वो इतना जल्दी क्यों कर लेते हैं और हमें इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है। तो कहते हैं कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज एंड द मेजर चैलेंज। लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी टूल्स सच एज ऑटोमेशन, वो कहता है कि जी आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कीजिए, ऑटोमेटिक मशीनें लेकर आइए, मशीन लर्निंग वेयर एवर पॉसिबल। तो वो कहता है कि जी आज के टाइम के अंदर ये बहुत जरूरी स्किल सेट है कि आप अपने टाइम को बचाइए, टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए। Organizational efficiency can be increased by implementing the software solution, और वो कहता है आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देते हैं और बॉटलनेक को ब्रेक थ्रू आपको लेकर देते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जी जो टाइम है दैट इज द वैल्यूएबल रिसोर्स, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसको बहुत इफेक्टिवली यूज नहीं करते, उनको लगता है कि उनके पास इनफिनाइट टाइम है, जबकि इनफिनाइट टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। तो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में वो काम सबसे जल्दी कौन करके देता है, उससे आप कंपेयर कीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा और ये भी पता लगेगा वो इतना जल्दी कैसे कर देते हैं। फिर वो कहता है ऑटोमेटिक मशीनें यूज कीजिए, और आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप अपने काम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड इट इज जैसे टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की, आईटी ने बहुत हेल्प की। आजकल आपको किसी क्लाइंट से कोई कॉपी ऑफ स्टेटमेंट चाहिए, कोई एक्नॉलेजमेंट है, सब कुछ ऑनलाइन है जी। बैंक आजकल लोग जाते ही नहीं है जी, सारी पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नहीं जाना, टेलीफोन नहीं जाना, सब कुछ आजकल मोबाइल में होता है। तो वो कहता है कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज
कर कीजिए। मूविंग अहेड, दैट इज द लैक ऑफ मनी। पॉइंट नंबर 2, inadequate funds. Less funding and the resources obtained by these funds can hinder the expansion. वो कहता है कि आप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो। When it comes to resolving the bottlenecks, money matters a lot. It helps in the purchase of the software program. जैसे मैंने आपको ऊपर कहा ना कि आप अगर अपना टाइम बचाना चाहते हैं, आप ऑटोमेटिक मशीनें ले लीजिए, आप अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर ले लीजिए। वो कहता है कि मशीनों के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। आजकल फ्री में तो कुछ नहीं है। तो कहता है कि इट हेल्प्स इन द परचेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड हायर कंसल्टेंट्स हु रिड्यूस द ऑब्स्टेकल टू द ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन वो कहता है कि सब कुछ हमें पता है, लेकिन पैसा होगा तभी कर पाएंगे ना। अब पैसा ही नहीं तो फिर मैं ये सारा काम करूंगा कैसे? लेकिन हमने कहा कि सर इस बॉटलनेक को दूर कैसे किया जा सकता है? कहता है फॉर्चुनेटली देयर आर नंबर ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज आउट देयर। वेंचर कैपिटल फंडिंग, आपको पता है वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल होता है कि व्हेन अ यंग एंटरप्रेन्योर जिसके पास बहुत अच्छा आइडिया है, सारा बिजनेस प्लान है, मॉडल है कि हम कहां से खरीदेंगे, कैसे बनाएंगे, किसको बेचेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सब कुछ है लेकिन कैपिटल नहीं है। दूसरी तरफ एक पर्सन हमारे पास आता है, वो कहता है कि जी मेरे पास सब कुछ है बट टाइम नहीं है। ठीक है, लेट अस से मिस्टर अंबानी की बात करते हैं और मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूं। मिस्टर अंबानी भी जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा देते हैं, रतन टाटा वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा देते हैं। ये क्या कहते हैं कि जी आपका बिजनेस मॉडल, आपका आइडिया आप ही चलाओगे, पैसा हमारा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। रिलायंस में मिस्टर अंबानी कहते हैं कि मेरे पास तो अपना बिजनेस चलाने के लिए टाइम नहीं है, पैसा बहुत है, मैं आपको पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। लेट अस डू अ पार्टनरशिप ऑफ 50-50, मेहनत आपकी, आइडिया आपका, चलाओगे भी आप, कमाओगे भी आप, लेकिन जितना भी कमाएंगे वो 50-50 होगा क्योंकि पैसा तो मैं लगा रहा हूं ना। सो दैट केस उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। तो ये वेंचर कैपिटल के बहुत अलग अलग प्लान्स होते हैं कि कितनी शेयरिंग होगी, कितने सालों में कितना पैसा देंगे। और मैं आपको वैसे आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं। लेट अस से मिस्टर रतन टाटा कहते हैं कि मैंने 500 करोड़ रुपया निकाला वेंचर कैपिटल का। वो 500 करोड़ एक बंदे को नहीं देंगे, वो 500 लोगों को देंगे। 500 लोगों को सब में को 1-1 करोड़ रुपया देंगे। और एक का भी बिजनेस अगर चल पड़ा, आई टेल यू, एक का भी बिजनेस कोई अगर चल पड़ा, एक भी अगर उसमें से कोई फेसबुक निकल गया, एक भी उसमें से कोई व्हाट्सएप निकल गया, एक भी उसमें से कोई जोमैटो निकल गया जिसका आइडिया बहुत अच्छा था और सुपर हिट हो गया, इन दैट केस वो एक ही बिजनेस उनको 500 करोड़ कमा कर दे देगा। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग। वन कैन अप्लाई फॉर द लोन। तो वो कहते हैं कि आप वेंचर कैपिटल ले सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं। लोन रीपेड इन लेस देन 7 years और इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो अप टू 10% तक आपको लोन पे मिल जाता है। एंड दीज लोन कैन बी यूज्ड टू परचेज द न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग योर टीम विद योर सप्लाई चेन एक्सपर्ट। तो वो कहते हैं कि ये पैसे को आप फिर यूज कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा ले लीजिए अगर आपका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और आप एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप लोन भी ले सकते हैं। ये लोन आपको 7 साल में चुकाने होते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं जी, तो इन्होंने एक एवरेज लिख दिया 10%। अगर मैं आपको करंटली बताऊं तो जो रेट है जी वो 8% का चल रहा है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, अगर आपका अच्छा बिजनेस मॉडल है तो 8% के ऊपर भी आपको लोन मिल जाता है। बट ये वेरी करता है जी, वेरी करता है, आरबीआई के ऊपर वेरी करता है, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज टू मच नॉइस। इसमें वो कहता है कि कई बार ना आप शोर ज्यादा मचा देते हैं। आपने ना हिंदी में एक कहावत सुनी होगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या आपके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन उतना पाया नहीं। ठीक है, तो कई बार वो कहता है कि जी आप मीडिया में इतने उलझ जाते हैं कि आप अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाते। जबकि अगर आप अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, तो जो फेम है जी, जो सक्सेस है, वो एक ना दिन आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। कहता है building and running a startup can become too complex when the entrepreneur is trying to cut through the noise generated through the social media marketing apps and the vendors. It is enough to make the entrepreneur that they need to chase down the next big thing or the media limelight.
तो जब आपके बारे में थोड़ी बात शुरू हो जाती है ना, तो आप थोड़े एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मैं लाइमलाइट में रहूं और मैं ही नेक्स्ट बिग थिंग हूं, और उसके अंदर फिर आप मीडिया पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं और अपने बिजनेस में कम फोकस करते हैं, विच इज अ रॉन्ग थिंग। बट द लाइमलाइट डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप फेमस हो गए इसका मतलब ये नहीं कि अब आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी लोग आपके पीछे लगते हैं उतनी जल्दी लोग आपसे पीछे हट जाते हैं, ठीक है। सो कहते हैं कि मेनी कंपनीज दैट ड्रू द ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रेस एंड द वेंचर फंडिंग हैव अल्टीमेटली फेल्ड। द बेटर पाथ, अब वो कहते हैं कि इससे बचें कैसे, द बेटर पाथ इज टू फोकस ऑन द वर्क एंड द ट्रस्ट दैट द अटेंशन विल कम। तो वो कहते हैं कि आप अपने काम पे फोकस करें और ट्रस्ट करें कि लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, सक्सेस आपके पास आएगी ही आएगी, बट इट विल टेक टाइम। पुट आउट अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड बी रिगरस अबाउट क्लियरिंग द पाथ टू द ग्रोथ। वो कहता है कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आइए और ग्रोथ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत भागे, अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा काम करें। नेक्स्ट इज अ स्मॉल नेटवर्क। आज के टाइम में तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं हमेशा आपको भी ये बात बताता हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंस आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं सीए पढ़ता था तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट। तो मैंने तो जी हमेशा टाइम पे जाना और अपने अच्छे से नोट्स, पेन, पेंसिल सब कुछ कैरी करना और बहुत ध्यान से पढ़ना, और क्लास के बाद भी इमीडिएटली जल्दी से जल्दी घर पे पहुंच जाना और फिर रिवीजन करनी, नोट्स को और फर्निश करना। बट आई टेल यू, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। तो आई यूज्ड टू सी कि सम बॉयज यूज्ड टू कम लेट। हमेशा उन्होंने क्लास में लेट आना, और आना तो फिर जी पहले सबसे मिलना, सबको हाय हेलो करना, सबसे हैंड शेक करना, फिर उनके पास पेन नहीं होना, पेंसिल नहीं होनी, कॉपी नहीं होनी, इधर उधर से मांगते रहना, फिर बातें करते रहना। क्लास के बाद एक एक डेढ़ घंटा जी उन्होंने खड़े रहना सबसे कि जी कैसी तैयारी चल रही है, कहाँ से पढ़ रहे हो, मैं कल यहाँ गया था, ये वो सारी इधर उधर की बातें। और मैं ऐसे सोचता था कि ये इतना इंटेलिजेंट है लेकिन इसका फोकस नहीं है स्टडी के ऊपर, और पता नहीं इसकी सीए कैसे होगी, ठीक है। और अल्टीमेटली उसकी सीए हो गई, ठीक है, उनकी भी सीए हो गई। माइट बी मैं पहली बार में क्लियर कर गया, उनको 2 अटेम्प्ट लग गए या 3 अटेम्प्ट लग गए, लेकिन इवेंचुअली वो भी सीए बन गए, ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट तो वो थे बट फोकस नहीं थे। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, दे आर वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। अब आप कहेंगे कि सर हाउ कम, वो तो इतने नॉन सीरियस थे, हाउ कम दे आर वेरी सक्सेसफुल? क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत अच्छा था, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे, जो कि एक अच्छे प्रोफेशनल को चाहिए। आपको अगर बहुत कम लोग जानते हैं तो सीए में, सीएस के अंदर, इट इज नॉट अ गुड थिंग। आपको जितने ज्यादा लोग जानते हैं उतना अच्छा है। अब आप कहेंगे कि सर सीए को सीए ही जाने या नॉन सीए भी जाने, दोनों। अगर आपको सीए को सीए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, मेरे को अपनी प्रैक्टिस के अंदर मेरे सीनियर सीएज ने सबसे ज्यादा काम दिया, ठीक है। हम बड़े बड़े सीएज के पास जाते थे और उनको कहते थे कि सर कि हम तो आपके बच्चे जैसे हैं और प्लीज हमारा भी ध्यान रखना, कोई बिजनेस वगैरह, एंड ट्रस्ट में वो बिजनेस देते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने बिजी और इतने बड़े लेवल पे वो सबको एंटरटेन नहीं कर सकते। कोई क्लाइंट का काम उनको कम पसंद है, कोई क्लाइंट की हैबिट्स कम पसंद है, कोई क्लाइंट उनको इतने पैसे नहीं देता, वो कहते हैं कि सर आपने मेरे से नहीं ना करवाना, ये अपना ही बच्चा है जी, ये छोटा हमारा सीए है, नया सीए बना है, आप इससे काम करवाइए, ठीक है। और हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो हम उस क्लाइंट के साथ भी स्टिक हुए और बहुत बिजनेस आया, ठीक है। माय पॉइंट इज यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर नेटवर्किंग। आपका सर्कल बहुत अच्छा, बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत सारे लोग आपको जानते हो, आप बहुत सारे लोगों के टच में होने चाहिए। अगर आप बड़े कम लोगों को, हैंडफुल लोगों को अप्रोच करते हैं तो वो लाइफ आपकी प्रोफेशनल बहुत टफ बना देगी। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलें उतना अच्छा है। सो गेट मोर एक्टिव इन योर सर्कल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। सो अ स्मॉल नेटवर्क
Being a first-time entrepreneur with a near or non-existent industry, developing the context is one of the biggest challenge to work. मार्केट में अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो आपके साथ कोई काम कैसे क्यों करेगा, आपको कोई माल उधार पे क्यों देगा, आपको कोई सर्विसेज क्यों देगा, आपके साथ एसोसिएट क्यों होगा. A strong network is crucial to the company's growth, but the strong networks are not built through the viral campaigns or the flashy marketing. They develop over the years. और वो कहते हैं कि नेटवर्किंग ऐसे ही नहीं होती कि एक दिन आपने टीवी पे ऐड दे दी और अब आपका नेटवर्क बन गया, सारे आपको जानते हैं. कहते हैं ऐसे नहीं नेटवर्किंग होती. कहते हैं कि जी they develop over the years through the resilience, relationship building and the cultivation of the community around the idea. In China and Japan, sustainable strong networks are the integral part of the value chain and the supply chain. तो कहते हैं कि जापान और चाइना के अंदर दे नो द सेंस ऑफ अ गुड नेटवर्क एंड जो गवर्नमेंट है वो उनको नरिश करती है, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल है. टू बिल्ड अ सपोर्टिव नेटवर्क अराउंड वन ओन बिजनेस ब्लूप्रिंट रिक्वायर्ड टू बी नोट डाउन. आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस तरह के लोग आपको जाने, किस तरह के लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए. रूट्स हैव टू बी मेड थ्रू द पार्टनरशिप. आप लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं, एंड द स्पॉन्सरशिप विद द इन्फ्लुएंसर्स इन द रीजन. और अगर आपके पास जो उस रीजन के इन्फ्लुएंसर्स अगर वो आपके ऊपर हाथ रख देते हैं, स्पॉन्सरशिप कर देते हैं, वो अगर आपको थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, तो वो भी आपके नेटवर्किंग में बहुत हेल्प कर सकता है. Point number 5, that is growing too much too soon. ये आज की जनरेशन को शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा जी, बिकॉज आज की जनरेशन जो है उसको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है जी, टू मच टू सून, बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल जो है ना वो बहुत खत्म होता जा रहा है जी ड्रास्टिकली. और मेरे को ऐसा लगता है कि दैट इज मे बी ऑफ द मोबाइल्स एंड द सोशल मीडिया. आज आप कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, आप 10 सेकंड देखते हैं, आप आगे स्वाइप कर देते हैं और फिर यू आर स्क्रॉलिंग डाउन डाउन. आपकी पेशेंस ही नहीं है. माइट बी वो जो वीडियो आप देख रहे थे वो बहुत अच्छी थी, बट पेशेंस नहीं है जी. आजकल हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए. लेकिन एक कहावत है जी इंडिया के अंदर, कहते हैं कि सहज पके सो मीठा होए. जो चीज़ टाइम लेके नर्चर होती है ना, उसकी मिठास ही अलग है. सो और जो चीज़ बहुत जल्दी से राइप अप हो जाती है, जैसे आप देखते हैं ना आजकल फ्रूट्स को ऐसे करते हैं, केले कच्चे ही होते हैं, वो मसाले में से निकालते हैं जी उसको केमिकल में से, और फिर वो पक जाते हैं, उसका कोई रस या टेस्ट होता ही नहीं है. सो वो कहते हैं कि जी जस्ट टेक ऑन टू योर पेस और योर बिजनेस, सक्सेस विल कम. बहुत जल्दी अगर आपको होता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इन दैट केस यू विल लैंड नोवेयर. कहते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग प्रोडक्शन द प्रॉब्लम्स ऑल्सो कंपाउंड एट द सेम रेट. और वो कहता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा लेंगे तो प्रॉब्लम्स भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी एकदम से. फिगरिंग आउट हाउ टू स्केल रिक्वायर द फ्रीक्वेंट टेस्टिंग. और वो कहता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है. ठीक है, आपका प्रोडक्ट लेटर से अब आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दी. ऐसा हुआ जी एक दो जगह, जैसे पतंजलि के अंदर ऐसा हुआ कि जी स्टार्टिंग के अंदर वो सारा कुछ अपनी फैक्ट्रीज में बनाते, क्वालिटी बहुत अच्छी थी. जो भी बंदा पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करता था और वो सबको रेकमेंड करता था कि आप भी यूज करें, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बी इट द सोप, घी, वॉट एवर दे यूज टू से कि बहुत अच्छा है. लेकिन एकदम से क्या हुआ, पतंजलि के पास इतने ऑर्डर आ गए तो उन्होंने कहा कि जी इतना तो हम नहीं बना सकते. उन्होंने क्या किया, आउटसोर्स कर दिया कि आप बनाओ. किसी की और की फैक्ट्री में गए और कहा कि आप बनाओ, ऊपर हम स्टिकर पतंजलि का लगा देंगे और उसे बेच देंगे. इन दैट केस क्वालिटी हैम्पर होगी. देखिए मैं अपना काम जितना अच्छे से करता था, जितनी सच्चाई से करता था, मेहनत से करता था, शायद मेरा साथ वाला उतनी मेहनत नहीं लगाना चाहता. तो वो कहता है कि जी आपको ग्रोथ के चक्कर में, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ानी चाहिए. कहता है कि जी अगर आप अपनी स्केल करना चाहते हैं, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, इन दैट केस फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की जरूरत है. द एंटरप्रेन्योर डजंट वांट टू मिस आउट द स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी. और बड़े एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि बस ये अभी अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में कभी नहीं मिलेगी, अभी यूज कर लो. फॉर इंस्टेंस देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्टार्टिंग स्मॉल एंड ग्रोइंग स्लोली. ठीक है, लेकिन आजकल तो जनरेशन को क्या लगता है कि जी हमें तो जल्दी से जल्दी चाहिए जी सब कुछ. इट इज बेटर टू टेक द अप्रोच देन टू
ओवर इन्वेस्ट इन द लैक्स्टर स्ट्रैटेजी. One need to pay the attention and switch the gear when that's needed. तो वो कहता है कि आपको थोड़ी अटेंशन भी पे करनी चाहिए और गियर स्विच करने आने चाहिए. एक एग्जांपल है जी हमारे पास. वो कहते हैं कि एक ग्रुपॉन कंपनी थी. ये क्या करते थे? कूपन्स देते थे. ठीक है, जैसे अलग अलग, जैसे जोमैटो के कूपन्स मिल गए, पिज्जा हट के कूपन्स मिल गए, अलग अलग जगहों के आपको कूपन्स बेचते थे. तो यूएस बेस्ड स्टार्टअप स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन कूपनिंग. तो इन्होंने ऑनलाइन कूपन्स बेचने शुरू किए 2008 में. इट वॉज अ ट्रिमेंडस हिट. बहुत सारे लोग ग्रुपॉन के पीछे लगे, बट द ग्रुपॉन फोकस टू मच अपॉन द कस्टमर एक्विजिशन, नॉट अपॉन द कस्टमर रिटेंशन. बहुत सारे लोग इनको छोड़ के भी जा रहे थे और बहुत सारे लोग नए भी ज्वाइन कर रहे थे. तो इन्होंने कहा कि ये नए लोग जो इनको ज्वाइन कर रहे थे उस पर तो फोकस करते थे, बट जो लोग इनको छोड़ के जा रहे थे उनकी तरफ ये परवाह नहीं करते थे. उनको लगता था कि नए तो जुड़ रहे हैं ना, बट ये भी तो देखो कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो भी तो नहीं जाने चाहिए. So when the company rushed to the scale, it hadn't deal with the pre-existing issues. और वो कहते हैं कि जी आईपीओ ये 2011 में लेकर आए और इनका जो शेयर था वो $20 से क्रैश हो के $9 का रह गया. बिकॉज कंपनी को बहुत हफड़ा तफड़ी मची थी कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर लें, बट जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उनकी तरफ ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे. तो हमने क्या कहा कि ग्रोइंग टू मच टू सून इज ऑल्सो अ बॉटलनेक.